नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लाइव सेशन है हमारा राम रामायण और न्यूरोथेरेपी के विषय में, और इस विषय में हम बात कर रहे हैं आज लक्ष्मण मूर्छा और न्यूरोथेरेपी का उसका आपस में क्या संबंध है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके आधार पर आयुर्वेद में इतनी गंभीर चिकित्सा बीमारी का भी चिकित्सा की जा सकती है। उससे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, उससे पहले आप लोगों से कंफर्मेशन चाहूंगा कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? हम शुरुआत कर रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये जो हमारा आयुर्वेद है, अगर हम आज की कल्पना करें तो आयुर्वेद को जो हम आज के प्रारूप में देखते हैं, सच में आयुर्वेद उससे कई बड़ा है और बड़े कॉन्सेप्ट में है। जैसे आज की मॉडर्न साइंस में, मेडिकल साइंस में या एलोपैथी अगर मैं बात करूं तो इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। इस एलोपैथी चिकित्सा में कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, कोई न्यूरो का डॉक्टर है, कोई एंडोक्राइन का डॉक्टर है यानी कि हार्मोन्स का डॉक्टर है, तो कोई आपका गैस्ट्रो का डॉक्टर है। और सब अपने अपने तरीके से आपके शरीर के अंदर होने वाले रोगों का यानी कि बीमारियों का उपचार कर रहा है। इसी प्रकार आयुर्वेद को अगर हम डीप में समझें, विस्तार से उसके प्रारूप को समझने की कोशिश करें, तो आयुर्वेद भी 8 अलग अलग चरणों में, अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग डिवीजन में डिवाइड है। जिसमें से जब मैं न्यूरोथेरेपी की बात करता हूं तो आयुर्वेद का सबसे पहला भाग जो है वो काया चिकित्सा है। काया चिकित्सा जिसमें अग्नि के ऊपर काम है। मैंने बहुत बार काया चिकित्सा का जिक्र आप लोगों के साथ करा है। मैंने बहुत बार बताया है कि शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पर 13 प्रकार की अग्नि है। उन 13 प्रकार की अग्नियों में सबसे प्रमुख जो अग्नि है वो जठराग्नि है। और ये अग्नि आज की डेट में ऊर्जा का प्रारूप है, ब्लड सर्कुलेशन का आधार है, और कहीं ना कहीं इनको इंटरनल मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। इंटरनल मेडिसिन का मतलब कि जब शरीर बीमार पड़ता है तो शरीर के अंदर क्षमता है, शरीर की अपनी क्वालिटी है कि वो अपने अंदर होने वाली बीमारियों का समाधान कर सके। ये शरीर की क्षमता है, ये शरीर की ताकत है कि छोटी छोटी बीमारियां जो आमतौर पर हमें होती हैं, उनके इलाज के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इंटरनल मेडिसिन बनती हैं। जैसे एक बच्चा खेलता है, कूदता है, गिरता है और उसको छोटी मोटी चोट लगती है, घुटने छिल जाते हैं, कंधा छिल जाता है, माथे पे चोट लगती है, हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। हम वहां पर कुछ ट्यूब लगा देते हैं, कुछ आप क्रीम लगा देते हैं, और देखते हैं कि कुछ ही दिन को बाद वो छोटी छोटी चोटें अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्षमता है। और इवन ये रिसर्च कहती है, ये हमारा अनुसंधान कहता है कि अगर आपकी हीलिंग पावर ना हो, अगर आपकी सेल्फ हीलिंग पावर ना हो, बॉडी की हीलिंग काम ना करे, तो दुनिया की कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी मेडिसिन तो आपके शरीर के अंदर किसी कमी को पूरा कर सकती है, किसी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकती है, लेकिन हीलिंग तो आपके शरीर की ही होगी। जैसे कई बार डॉक्टर्स के मुंह से आपने सुना होगा
कि हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, हमने मेडिसिन तो दे दी है, अब शरीर कितना जल्दी इन चीजों को हील करता है, अपने घावों को हील करता है, ये इस पर डिपेंड है। यानी कि शरीर की खुद की जब तक हीलिंग प्रोसेस काम नहीं करेगी, आप दुनिया के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लीजिए, आप ठीक नहीं हो सकते। ये काया चिकित्सा है, जिसमें आज हमारी न्यूरोथेरेपी भी उसी इंटरनल मेडिसिन पर काम करती है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में काम करती है। और इसी प्रकार से शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का भागों में से एक है, जिसमें सर्जरी भी है। कहते हैं कि आयुर्वेद में जब हमारी मॉडर्न साइंस सर्जरी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उस समय पर शल्य चिकित्सा में हमारे सैकड़ों प्रकार की सर्जरियां होती थी, सैकड़ों प्रकार की। और पहली सर्जरी हमारी स्किन की हुई है, यानी कि हमारे चरक संहिता में यह बताया गया है कि पहली सर्जरी जो हमारी हुई है, जो सुश्रुत ने करी है, वो हमारी स्किन सर्जरी हुई है, यानी कि स्किन का ट्रांसप्लांट करा है, यानी कि स्किन ट्रीटमेंट करा है। सालक की चिकित्सा, सालक की चिकित्सा में ईएनटी पर काम किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, वैसे ही आयुर्वेद में भी ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको सालक की चिकित्सक कहा जाता है। और इसी प्रकार से बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग चिकित्सा, यानी कि बच्चों के अंदर होने वाली समस्याएं, जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, हेरिडिटी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ डेफिशिएंसी की बीमारियां हो सकती हैं, लैक ऑफ की बीमारियां हो सकती हैं, आपके एट्रोफी की बीमारियां हो सकती हैं, शरीर के अंदर किसी चीज की कमी की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बच्चों की बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। और अगर आयुर्वेद का डॉक्टर इनको देखता है, तो डॉक्टर होता है बाल रोग विशेषज्ञ, यानी कि बाल रोग चिकित्सक, है ना। तो बाल रोग चिकित्सा भूत तंत्र है। भूत तंत्र में हमारी बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजेंस को हम भूत, पिशाच और अलग अलग नामों से जानते हैं। कहते हैं कि ऊपरी, जब किसी को फिट्स पड़ जाते हैं, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, तो आम भाषा में आप लोग क्या कहते हैं, जब भीड़ इकट्ठी होती है, इसके ऊपर कोई ऊपरी है, ऊपरी हवा है, ऊपरी भूत प्रेत का साया है। ये भूत प्रेत का साया कहीं ना कहीं हमारी साइंस के हिसाब से भी है। तो ऐसे समय पर हम भूत विद्या का सहारा लेते हैं, रोगी को बांधते हैं, रोगी को पीटते हैं, रोगी के ऊपर अलग अलग भस्मों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब भूत विद्या के अंदर आता है। लेकिन साइंस है, ये कहीं ना कहीं साइंस है। आयुर्वेद साइंस पर आधारित है, यानी कि अगर हम साइंस को समझे, तो साइंस में भी उस तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे सीजोफ्रेनिया है, डबल कैरेक्टर बीमारियां हैं, जिसमें आदमी अपने कैरेक्टर से बाहर निकलकर दूसरे कैरेक्टर में चला जाता है, जिसको जिंदगी में कभी संस्कृत ना बोली हो, बंगाली भाषा ना आती हो, तमिल भाषा ना आती हो, और वो अचानक से तमिल भाषा में बात करने लगता है। ये भूत चिकित्सा ही तो है। आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि ये काल्पनिक घटनाएं हैं, ऐसा हुआ है कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाला व्यक्ति अचानक से तमिल बोलने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो भूत चिकित्सा का शिकार हो जाता है, यानी कि भूत विद्या उसको ठीक करती है। और इसी प्रकार अगध तंत्र क्या है, अगध तंत्र, और जो अगध तंत्र के बारे में आज हमारी जो कहानी है, जो हमारा विश्लेषण है, जो हम बात करने वाले हैं, कि लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और उनके प्राण बचाते हैं, ये अगध तंत्र का भाग है। अगध तंत्र के अंदर हमारे शरीर के अंदर विषाक्त पैदा हो जाते हैं, विषैली चीजें पैदा हो जाती हैं, विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं, विष पैदा हो जाता है, और उस विष को दूर करने के लिए हमें अगध तंत्र की जरूरत होती है। गध का मतलब अगध दो, आप अगध को अगर संधि विच्छेद करें, तो ये दो में होता है, आ प्लस गध। आ प्लस गध में गध जो है वो रोग है, वो बीमारी है, और आ जब जुड़ जाता है, यानी कि रोग का निदान है। अगध तंत्र मतलब किसी रोग का निदान, और जिस भी तरीके से हम करते हैं, वो सब अगध तंत्र का हिस्सा है, अगध तंत्र का हिस्सा है। यानी कि अगध तंत्र में किसी आपको किसी बिच्छू ने काट लिया, किसी सांप ने काट लिया,
किसी जहर चला गया आपके शरीर के अंदर, कोई विषैली शक्ति ने आपको प्रभावित कर दिया, तो अगध तंत्र के अंदर उस विष को काटने के लिए अलग अलग औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही क्रिया है जो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उस विष का को निकालने का तरीका संजीवनी बूटी का इस्तेमाल हुआ। मैं बात करूंगा उसके ऊपर भी। अब हम बात करते हैं अगली तंत्र के ऊपर, जो रसायन तंत्र है, जिसमें रस और धातु के आधार पर बीमारी का इलाज होता है। जैसे आप जिसको कैल्शियम कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं, आयरन कहते हैं, कॉपर कहते हैं, वहीं पर हमारे रसायन तंत्र में इसको धातु या रस के रूप में जाना जाता है। रसायन तंत्र ये कहता है शरीर के अंदर अगर रस, अलग अलग प्रकार के रस में अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, जिसकी चीज भी कमी होगी आपको बीमारियां आ जाएंगी। धातु धातु को आपने सुना होगा कि स्पर्म अगर काउंट हो जा कम हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोनोसिस हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, एंजियोस्पर्मिया हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, तो उसमें कहता है कि धातु की कमी है। धातु का मतलब आपके इसी रसायन की कमी है। और उसमें एक आयुर्वेद का डॉक्टर अलग अलग प्रकार की बसमें आपको देता है, स्वर्ण बसम देता है, चांदी बसम देता है, अलग अलग प्रकार की बसमें आपको देता है कि ये अगर आप खाते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसी हो रही है, जिस चीज की कमी हो रही है, जिस धातु या रस की कमी हो रही है, उसको यहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसको हम किस में लेते हैं? रसायन तंत्र में लेते हैं। वाजीकरण, वाजीकरण का मतलब क्या है? वाजीकरण का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कौमात्र यानी कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की समस्या है। फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। तो इस इनफर्टिलिटी के जितने भी केसेस हैं आयुर्वेद में कौन देखता है? वाजीकरण तंत्र का चिकित्सक देखता है, कौमार के चिकित्सक देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बने हुए हैं, गायकोनोलॉजिस्ट देखते हैं, गायनी देखते हैं, गायनी के डॉक्टर्स देखते हैं। उन सब में यानी कि महिला के रोगों को एक गायनी की डॉक्टर देखती हैं, ऐसे पुरुषों के डॉक्टर्स को देखते हैं। तो उसमें अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो जो वाजीकरण का हिस्सा है यानी कि कौमार नृत्य का हिस्सा है, जिसमें इनफर्टिलिटी केसेस पर इलाज किया जाता है। तो हम बात करते हैं, वापस में आता हूं अपने उस घटना पर, जब रावण के पुत्र के साथ हमारे लक्ष्मण जी का युद्ध होता है, उस पर बात करता हूँ। और फिर उससे पहले एक छोटी सी घटना बताता हूँ, जब मैं 2005 में, कि न्यूरोथेरेपी से संबंधित ये घटना कैसे है, मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, जब मैं न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए आश्रम में जाता हूँ। आश्रम जो न्यूरोथेरेपी का आश्रम है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की कर्म स्थली है, तपस स्थली है। और वहां पर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बहुत तपस्या की है। उस आश्रम की कल्पना बताता हूँ 2005 की। और वहां चारों तरफ जंगल है, दूर दूर तक किसी आदमी का कोई नामो निशान नहीं है, केवल और केवल वहां पर न्यूरोथेरेपी आश्रम। अगर हमें एक सिंपल ये पेन भी अगर खरीदने जाना है, ये पेन की भी आवश्यकता है, तो हमारे उस न्यूरोथेरेपी आश्रम से कम 8 किलोमीटर दूरी पर ये पेन मिलता है। अगर मुझे कोई ये जैकेट खरीदने जानी है, ये जैकेट खरीदनी है, मैं 2005 की उस बात कर रहा हूँ, जब मैं न्यूरोथेरेपी के आश्रम में न्यूरोथेरेपी को सीख रहा था। अगर मुझे जैकेट खरीदनी है तो कम से कम इस जैकेट के लिए मुझे 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे में जाना है। वहां दूर दूर तक केवल और केवल जंगल है। 9 एकड़ में हमारा आश्रम है। और उस समय पर मेरा बैच जब पढ़ता है, तो एक साउथ का एक हमारे साथ स्टूडेंट था, विजय नाम का। उसको हिंदी नहीं आती है, साउथ की तमिल भाषा में बात करता है। हमारे आचार्य जी हैं, वहां रहते थे आचार्य जी, पहले उनको सारी भाषाएं आती थी। वो बात करते हैं, उनको उनको पढ़ाते हैं उनकी भाषाओं में। और उसको एक दिन अचानक से सांप काट लेता है, आश्रम में सांप काट लेता है। और हमारे सबके होश खराब हो जाते हैं, यार ये तो बड़ा डेंजर स्थान है, यहाँ तो हमारी जिंदगी बड़े खतरे में है। और वो सांप जब काट लेता है, उस समय पर हमारे आचार्य जी और गुरु जी ये कहते हैं कि क्योंकि उसके अंदर जहर फैल सकता है, और वो जो सांप काटा है वो उसे भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता कि वो कितना जहरीला है।
तो हमारे गुरुजी और आचार्य जी ये कहते हैं कि इसको लगातार एडीआर 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 देते रहिए। न्यूरोथेरेपी के जितने भी लोग इस लाइव लेक्चर को सुन रहे होंगे या इस वीडियो को देखेंगे बाद में, तो उनको ये जानकारी है कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई सांप या कोई बिच्छू कुछ भी अगर काट लेता है, तो उसके जहर को कम करने या रोकने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में 30 मेडुला 6 एडीआर का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटी टॉक्सिन ट्रीटमेंट है, यानी कि टॉक्सिन्स को रोकने वाला या कम करने वाला ट्रीटमेंट है। हम और एक जो वहां लोकल मैनेजर था, वो दूर अपनी बाइक को उठाता है और बाइक उठा के तुरंत वो दूसरे गांव जहां दूर मैंने आपको बताया था वहां से किसी वैद्य को लेकर आता है, किसी वैद्य को लेकर आ जाता है। और आप एक घटना में जो घटना आपको बता रहा हूं, इसके कल्पना करना कि वो वैद्य आता है, हमारा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा कोई हमने कुछ उनको इंजेक्शन नहीं लगाया, वो कुछ मंत्र पढ़ता है और हम उनके मंत्र पढ़ने से और हमारे ट्रीटमेंट से वो जो हमारा विजय नाम का जो स्टूडेंट है, जो साउथ इंडियन है, जिसको हिंदी नहीं आ रही है, वो अपनी अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो कुछ 1-2 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। यहाँ पर 2 चीजें हैं हमें समझने की हैं। पहली कि हमारी न्यूरोथेरेपी में क्या इतनी ताकत है, जो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हम किसी के जहर को, किसी के विष को शरीर में फैलने से रोक सकते हैं। क्या हमारे आयुर्वेद में तंत्र विद्या, मंत्र विद्या में इतनी ताकत है कि हम एक मंत्र पढ़कर उसके जहर को वहां से वापस ला सकते हैं, यानी कि जहर को फैलने से रोक सकते हैं। तब उस दिन मुझे एहसास हुआ इन दोनों ही चीजों पर कि हमारे से बहुत कुछ छूट गया है। हमारी मंत्र चिकित्सा इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि किसी के सांप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर केवल मंत्र चिकित्सा से उसके जहर को खत्म किया जा सकता है। और मैंने ये देखा कि वहां पर इसी तरीके की थेरेपी चल रही है, वहां सरकार का कोई रोल नहीं है। आज की डेट में अभी मैं 2023 अक्टूबर में आश्रम में गया, तो तब बताया गया कि सरकार ने अब यहाँ पर उन गांवों में जो 4 से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि अगर कोई सांप काट ले या कुछ काट ले तो उसको एंटीडोज दी जाती है। उस समय पर ऐसी कोई कल्पना ही नहीं है। 2005 में जब वहां चारों तरफ सरकार से भी बहुत दूर, जहां पर आपकी बेसिक सुविधाओं के लिए भी आपको 5 से 10 किलोमीटर जाना पड़े, आप कल्पना कर सकते हैं वो जगह कैसी होगी। सरकार आज शहरों तक नहीं पहुंच पाती है, शहरों में विकास नहीं कर पाती है, वो तो गांवों से भी गांव और गांवों से भी गांव, पहाड़ों के ऊपर की एरिया की बात है। वहां पर तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ही बीमारी का उपचार हो रहा है। और हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, मैं अच्छे से जानता हूं, वो कहते हैं कि उनके दादाजी मंत्र चिकित्सक के विद्वान हैं, यानी कि वो मंत्रों के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारी केवल मंत्रों के माध्यम से ठीक करते हैं। हमारे मंत्रों में इतनी ताकत है। आपने देखा होगा कि अगर हम अध्यात्म के तौर पर देखें तो किसी भी बीमारी का इलाज, आप अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अच्छा विद्वान है, तो आपकी समस्या का समाधान के लिए वो एक मंत्र देता है और उस मंत्र को बार बार जपने का प्रयास करने के लिए कहता है। और उस मंत्र के कारण से आपके ऊपर आने वाले कष्ट, आप में होने वाली बीमारियां, आपके शरीर में आने वाली बीमारियों का समाधान होता है। यही हमारी भूत विद्या है। ये ऐसा नहीं कि हम केवल कोरी कल्पना है, ये साइंस है, इसी को हम भूत विद्या कहते हैं। हमारे इस देश के अंदर इतनी जबरदस्त चिकित्सा पद्धतियां थी कि हमें मेडिसिन पर कभी डिपेंडेंट होने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे शरीर, हमारे देश में, भारत देश में सबसे पहले एलोपैथी की पहली मेडिसिन आज से 150 साल पहले ली है। यानी 150 साल पहले क्या हम बीमार नहीं होते थे? क्या 150 साल पहले हमें बीमारियां नहीं होती थी या हमारी सर्जरी नहीं होती थी? 150 साल पहले भी हमारे शरीर में बीमारियां होती थी और हम अपनी उन बीमारियों को उपचार
इन्हीं आयुर्वेद की अलग अलग 8 शाखाओं में से किसी एक शाखा के माध्यम से करते थे। तो यहाँ पर मैंने 2 चीजों का जिक्र करा, एक न्यूरोथेरेपी का, उस घटना का जब आश्रम में मैं न्यूरोथेरेपी सीख रहा हूँ, केवल तंत्र विद्या से और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से वह व्यक्ति ठीक होता है जिसको किसी सांप ने काटा है। और दूसरी घटना मैंने आपको बताई कि आयुर्वेद की एक शाखा है जिसको हम अगध तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर शरीर के अंदर कोई विषैली चीज चली गई है या किसी विष का प्रवेश हो गया है, तो उस विष के प्रवेश को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल होता है। इन दोनों घटनाओं का जिक्र मैं अब करता हूँ आपके लक्ष्मण मूर्छा के संवाद में, कि लक्ष्मण जी अब मूर्छित हो चुके हैं, अब आगे की कहानी क्या है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। कहते हैं कि मेघनाथ यानी कि रावण के पुत्र और लक्ष्मण जी के बीच में रात्रि के समय का युद्ध का समय है, यानी कि रात्रि है, चारों तरफ घोर अंधेरा है और उस समय पर मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध होता है। युद्ध काफी लंबा चलता है और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मेघनाथ एक शक्तिवाण का इस्तेमाल करते हैं। शक्ति बाण का इस्तेमाल करता है और शक्ति बाण को जैसे ही छोड़ता है, शक्ति बाण का मतलब कि उस बाण के अंदर कोई ना कोई ऐसा, उनके अंदर विशेष से विशेष प्रकार के बाण होते थे, ब्रह्मास्त्र, विष्णु शास्त्र अस्त्र और ऐसे ऐसे अस्त्र जिसमें विषैले विषैले तत्वों का यूज होता था। तैयार किए जाते थे वो बाण, जहर को अंदर डिबोकर, किसी सांप के जहर के अंदर डिबोकर, किसी जहरीले जानवर के विष के अंदर उसे डिबोकर, ऐसे जहर वाले तीर तैयार किए जाते थे कि जब वो तीर छोड़े जाएं और जिसको लगे तो उसके अंदर वो जहर फैल जाए और वो व्यक्ति वहीं समाप्त हो जाए। ऐसा ही एक बाण जिसको शक्ति बाण कहते हैं, मेघनाथ छोड़ता है और वो लक्ष्मण जी को लग जाता है। लक्ष्मण जी को जैसे ही शक्ति बाण लगता है, लक्ष्मण जी धड़ाम से धरा पर गिरते हैं और उनका शरीर धीरे 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 कर कर नीला होता चला जाता है, यानी कि विष के प्रभाव से उनका शरीर पूरा का पूरा मूर्छा में चला जाता है और राम जी के दल में हाहाकार मच जाता है। राम जी बड़े परेशान होते हैं कि मैं एक भाई को अपने साथ लेकर आया और उसको भी मैं खो रहा हूँ और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जब मैं अयोध्या वापस लौटूंगा। तो उस समय पर बड़े परेशान विभीषण जी कहते हैं कि अगर इनको हमें बचाना है तो हमारे पास एक तरीका है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल तरीका है। वो तरीका क्या है, सब लोग पूछते हैं लक्ष्मण जी से, सब लोग पूछते हैं विभीषण जी से कि वो तरीका क्या है। तो विभीषण जी कहते हैं कि लंका में एक वैद्य हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं, जिनका नाम है सुषैण वैद्य, और जो शायद ही आपकी मदद कर सके क्योंकि वो लंका के वैद्य हैं। रावण के बिना अनुमति से वो ये काम नहीं करेंगे और रावण अनुमति देंगे नहीं कि लक्ष्मण जी को जीवित करा जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको यहाँ ला तो सकता हूँ, बाकी आप बात कर लेना कि आप उनको समझा पाए तो उनको समझ आ जाएगी तो वो हमें इसका उपचार बता देंगे। तो राम जी कहते हैं कि आप कृपा करके उनको हमारे पास लेकर आ जाइए। वो जाते हैं विभीषण, क्योंकि विभीषण लंका के ही रावण के भाई हैं, राजा के भाई हैं। तो उनके कहने पर सुषेण वैद्य रावण जी के उसमें ग्रुप में आ जाते हैं और उनसे जब रावण जी बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि इन लक्ष्मण को हम कैसे जीवित कर सकते हैं, मेरे लक्ष्मण के प्राण बचा लीजिए, मैं आपका जिंदगी भर आभार व्यक्त करूंगा। तो सुषेण जी कहते हैं कि मैं अपने राजा के खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेघनाथ जो रावण के पुत्र हैं उन्होंने ही लक्ष्मण जी को मारा है, यानी ये तीर चलाया है और उनके विरुद्ध जाकर मैं इस पर काम नहीं कर सकता। तो जामवंत जी और हनुमान जी उनको आश्वासन देते हैं कि आपके जीवन की रक्षा हम करेंगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप किसकी मदद कर रहे हैं आपको समझने की जरूरत है कि राम जो तीनों लोकों के स्वामी है वो विष्णु का अवतार है। अगर आप इनकी मदद करेंगे तो आप सच में कल्याण का ही काम कर रहे हैं, समाज की भलाई का काम कर रहे हैं और उनको समझा पाते हैं। तब जाकर सुषेण जी
क्योंकि वो श्रीलंका के वैद्य हैं, लंका के वैद्य हैं, रावण के वैद्य हैं। वो राम जी को कहते हैं, वो राम जी को कहते हैं कि हिमालय पर संजीवनी बूटी है, अगर वो संजीवनी बूटी हमें मिल जाती है तो उसके रस से, 4 प्रकार की संजीवनी बूटी थी, एक नहीं है, उन चारों को यहाँ लेकर आना है और उनके रस को आपस में मिलाना है। और जो पांचवा यानी कि पांचवी चीज तैयार होगी, उन उस रस को अगर हम इनको पिलाते हैं, इनके मुंह में डालते हैं, तो वो धीरे धीरे इनके जहर का असर कम हो जाएगा। और उसके लिए केवल हमारे पास, तो ये रात्रि का समय है और ये सूर्य उदय से पहले होना है, ये रात्रि का समय है। ऐसा कहा जाता है कि ये रात्रि का समय लगभग 12 से 1 बजे के बीच का है, रात्रि का एक, और वहां पर 4 बजे भोर होने वाली है, तो लगभग 2 से ढाई घंटे का समय है। अगर कोई व्यक्ति 2 से ढाई घंटे में लंका से लेकर हिमालय तक की दूरी तय कर सकता है, और ये दूरी अगर आप ये देखेंगे तो लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी है। लंका से हिमालय की दूरी 2500 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि आना और जाना टोटल 5000 किलोमीटर की दूरी है, जो कि 2 से ढाई घंटे में कवर करती है। अगर ये संभव है तो हम इनको बचा पाएंगे, जैसे क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे सूर्यदेव निकलेंगे, इनका विष उतना ही ज्यादा पकता चला जाएगा और इनको बचाना असंभव है। तो यहाँ पर सब हनुमान जी की तरफ देखते हैं कि ये पवन पुत्र हैं, पवन की गति से जा सकते हैं और पवन की गति से आ सकते हैं। तो हनुमान जी से निवेदन किया जाता है और हनुमान जी इस काम को अपने जिम्मे लेते हैं कि मैं जाऊंगा और संजीवनी बूटी को लेकर आऊंगा। जो 4 जड़ी बूटी जो थी, उनमें से 4 में एक मृत संजीवनी है, एक विशाल करणी है, एक सुवर्ग करणी है और एक संधानी बूटी है। ये 4 संजीवनी बूटी हैं। मैं दोबारा बताता हूं, मृत संजीवनी है, विशाल करणी है, सुवर्ण करणी है और संधानी बूटी है। ये 4 हमें संजीवनी बूटी लेकर आनी है, जिनके आपस में जब ये पकाकर इनको मिक्सअप करके एक नया रस तैयार होगा, उस रस को जब हम लक्ष्मण जी को पिलाएंगे तब जाकर इनका जहर कम होगा। और उस दौरान वो जो जहर है वो ना बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा लक्ष्मण जी को कभी भी ऐसे नहीं लिटाया है, उनको ऐसे लिटाया है कि उनको राम जी अपने पैर पर रखे हुए हैं, राम जी अपने सहारे से बिठाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वही जो हमने उस विद्यार्थी के साथ करा, विजय नामक स्टूडेंट के साथ करा, 2005 में करा, एडीआर का पॉइंट दिया, जिससे कि जो जहर है, जो विष है, वो आगे ना बढ़े, उसका जहर कम असर करे। ऐसा ही पॉइंट एडीआर का पॉइंट, एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट, वहां पर राम जी भी लक्ष्मण जी के ऊपर उपयोग कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी का संबंध रामायण के साथ हमें जोड़ना है। उस दौरान 2 घंटे के दौरान और क्या करेंगे, वही प्रयास करेंगे, उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे कि वो जहर, वो विष लक्ष्मण जी के शरीर में कम से कम असर कर सके। और उसका एकमात्र तरीका न्यूरोथेरेपी में क्या है कि हम शरीर के अंदर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। उस एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर कर हम शरीर के अंदर फैलने वाले विष को, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। और गुरुजी कहते हैं, हमारी ब्लैक बुक में लिखा है, हमारी न्यूरोथेरेपी की किताबों में लिखा है कि अगर कोई मधुमक्खी, कोई कीड़ा, कोई मच्छर या कोई भी सांप आपको काट ले, तो सबसे पहला फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो उस जहर के असर को कम करने के लिए, उसके जहर को ना फैलने के लिए हम क्या करते हैं, 30 मेडुलर 6 एडीआर का इस्तेमाल करते हैं। और यही ट्रीटमेंट वहां पर उस समय पर उस कल्पना पर नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूप में, नाड़ी मर्दन क्रिया के रूप में, नाड़ी मर्दन क्रिया के रूप में वहां पर प्रयोग कर रहे हैं कि जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आएंगे तब तक हम इनका क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे इस विष के असर को खत्म कर सकते हैं। तो गर्दन पर ट्रीटमेंट, पीठ पर ट्रीटमेंट लक्ष्मण जी का चल रहा है, 30 मेडुलर 6 एडीआर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको हम आधुनिक रूप में कह रहे हैं, वो नाड़ी मर्दन चिकित्सा के रूप में वहां हो रहा है कि कम से कम ये जो विष है इसका असर कम हो,
इसका फैलाव कम हो और इसका नुकसान कम से कम हो, तो लक्ष्मण जो हनुमान जी चलते हैं 2500 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करते हैं और हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। और जैसे उनको सिम्टम्स बताए थे, जैसे संजीवनी बूटी की जानकारी दी थी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां से चमकीली होगी, वहां पर उसमें गंध अलग प्रकार की होगी, उस गंध को नहीं पहचान पाते और वो कंफ्यूजन में है कि मैं यहाँ पर वो 4 संजीवनी बूटी को कैसे देखूं, कैसे समझूं, और मैं वापस जाऊं तो समय लगेगा, सूर्य उदय होने वाला है। और वो पूरे के पूरे पर्वत को, उस पर्वत के टुकड़े को, यानी कि हिमालय के उस टुकड़े को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कहते हैं कि इसमें से जो भी संजीवनी बूटी होगी वो सुसैन वैद्य देखेंगे, मैं इस पूरे पर्वत को उठाकर ले चलता हूँ। और वो वहां से उस पर्वत के टुकड़े को, यानी कि हिमालय के टुकड़े के पर हिमालय के पर्वत के टुकड़े को उठाते हैं जिस पर चारों प्रकार की संजीवनी है, और वो वापस रवाना हो लेते हैं। इस दौरान उनकी भरत जी से भी मुलाकात होती है, आप लोग सब जानते हैं। और वो वापस जाकर वहां पर सूर्य उदय से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। सुसैन नामक वैद्य उन 4 जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर कर उसमें से 5वीं एक नई जड़ी बूटी यानी कि रस तैयार करते हैं, जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं। और संजीवनी बूटी का इस्तेमाल कर रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा जो लक्ष्मण जी को मूर्छित करा गया था, शक्ति बाण का इस्तेमाल करा गया था, उस बाण के दुष्प्रभाव से उनको निकाला जाता है। और इस प्रकार से हमारे लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो जाते हैं और हमारे साथ, यानी कि राम जी के साथ उस युद्ध का फिर पुनः हिस्सा बनते हैं। तो ये कहानी जो लक्ष्मण जी की है, ये कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद की कहानी है, आयुर्वेद के अगध तंत्र की कहानी है। मैंने आपको बात बताया था कि अगध तंत्र में हम शरीर के अंदर फैलने वाले विषों का, जहर का, किसी कीड़े मकोड़े का, किसी भी ऐसी जड़ी बूटी जो हमारे शरीर के लिए विषाक्त तो हो सकती है, उसके असर को खत्म करने के लिए अगध तंत्र में काम किया जाता है, जो खास तौर से विष के ऊपर काम करता है। यानी कि आपके टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम, आज जो हम इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, वही उस चिकित्सा पद्धति को हम अगध तंत्र कहते हैं। अगध का मतलब होता है हर वो तरीका जो शरीर के अंदर बीमारी के समाधान के लिए जरूरी है, वो उसके जहर के लिए जरूरी है, उस तंत्र को, उस विद्या को हम अगध तंत्र के रूप में आज आयुर्वेद में जाना जाता है। और न्यूरोथेरेपी जो कि इस प्रकार के विषाक्त को, विष को खत्म करने के लिए या रोकने के लिए 30 मेडुला और 6 एडीआर का काम करती हैं, जो कि हमारे नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं। डॉक्टर्स भी इस कंडीशन में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं कि शरीर के अंदर इन विषाक्त का कम से कम इस्तेमाल हो, यानी कि उपयोग हो, यानी कि इनका असर कम से कम हो, उसके लिए डॉक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। हम बॉडी के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड्स बनाकर उस तरीके से हम शरीर में फैलने वाले विष का असर भी कम करते हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी की मूर्छा का जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, और न्यूरोथेरेपी उसमें कहीं ना कहीं एक मदद के रूप में, सहायक के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है। जो आज की न्यूरोथेरेपी है, उसे नाड़ी मर्दन चिकित्सा के रूप में उस समय पर आयुर्वेदिक में ही जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं काया चिकित्सा और अगध तंत्र की सहायता के माध्यम से लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आते हैं। और आज के हमारा प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। तो कल हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, नई जानकारी के साथ। आज का संस्मरण आपको कैसा लगा, आज का जो संवाद है वो कैसा लगा, आज का जो दृष्टांत है वो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम।